इजराइल और हमास का युद्ध हो या रशिया यूक्रेन वॉर, दुनिया के न जाने ऐसे कितने ही विवाद हैं जहां आपको एक नाम हमेशा ही सुनाई देता है। वो नाम है ईरान। इतिहास के पन्नों में ईरान एक समय बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। वो आज के दौर में भी ठीक ठाक पावरफुल देश है, लेकिन उसके पास्ट की जो ग्लोरी थी, एक देश के तौर पे ईरान फिलहाल उसके आसपास भी नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान को अपने ग्लोरियस हिस्ट्री का हैंगओवर जरूर है। एक्सपर्ट्स का एक तबका तो ये भी कहता है कि इसी हैंगओवर की वजह से ईरान दुनिया भर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यह सब सुनकर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या ईरान सच में ऐसा करना चाहता है, और इसकी ऐसी चाहत की वजह से दुनिया भर में जो तमाम देश हैं उनके साथ इसके रिश्ते किस तरीके से शेप ले रहे हैं। यह सवाल 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स के उन हमले के बाद और ज़रूरी हो जाता है जो ईरान ने इजराइल पर 13 अप्रैल 2024 की रात को किया था। ईरान को इस बात का पता है कि इजराइल पर हमले के बाद या तो उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा या कम से कम अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ईरान ने ऐसा एक्शन लिया, वो पीछे नहीं हटा। ईरान ये जो डेंजरस स्टेप्स लेता है, उसके ऐसे कदमों का इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब से लेकर भारत और रशिया जैसे जो देश हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि परमाणु हथियार हासिल करने के बाद आखिर ईरान करना क्या चाहता है। इन्हीं सारी बातों का पता लगेगा आपको इस स्टोरी में। अगर ईरान के इतिहास की बात करें तो ये देश दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल रहा है। ईरान के सबसे गोल्डन एज को, सबसे ग्लोरियस पास्ट को पर्शियन एम्पायर यानी फारसी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। जब यह साम्राज्य अपने चरम पर था तब करीब 5 करोड़ लोग इसका हिस्सा थे। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में पूरी दुनिया की आधी, करीब आधी से ज्यादा या आधी आबादी ईरान के इस साम्राज्य में बसती थी। जैसा कि दुनिया भर में किसी भी देश में होता है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के दौर के ईरान के जो एलीट्स हैं उन्हें अपने ऐसे ग्लोरियस पास्ट का हैंगओवर है, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। कहते हैं कि ऐसे ही हैंगओवर की वजह से ईरान को लगता है कि पूरी दुनिया के मामले में उसका दखल होना चाहिए, उसका दबदबा होना चाहिए। ऐसी चाहत के बीच अपने ग्लोरियस पास्ट की समाप्ति के बाद ईरान ने दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से शेप लेना शुरू किया। बात करते हैं 20वीं सदी के ईरान की। 20वीं सदी में हुआ ये कि अंग्रेजों ने ईरान में तेल खोज निकाला, और भले ही अंग्रेज कभी भी ईरान पर राज नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने वहां पे ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से तेल का कारोबार करना शुरू किया। इस कारोबार की वजह से ईरान में अंग्रेजों का ठीक ठाक दबदबा बन गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन कमजोर पड़ गया था। अमेरिका दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा और दुनिया में अपना दबदबा कायम करना शुरू किया। ऐसे ही दबदबे कायम करने की फहरिस्त में अमेरिका ने 1953 में ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। ऐसा करवाने में अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी शामिल था, पश्चिमी देश शामिल रहे। इस तख्ता पलट में दोनों ने ही मिलकर मोहम्मद मोसाद्देक की सत्ता को गिरा दिया, उन्हें सत्ता से हटा दिया। मोसाद्देक वो नेता थे जिन्हें ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिकली चुना गया था। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मोसाद्देक ने अपने देश में तेल को नेशनलाइज कर दिया था। उन्होंने तेल के एक्सपोर्ट से जुड़े सख्त नियम बना रखे थे। ऐसे एक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी काफी डिफरेंट ट्रैक पे चल रही थी। तख्ता पलट में मोसाद्देक को हटाए जाने के बाद अमेरिका ने उनकी जगह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नेता बना दिया। इसके बाद 26 सालों तक इस देश पर पहलवी का राज चला। पहलवी के बहाने ईरान अमेरिका पर राज कर रहा था। हालांकि 1979 में ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, उसने ईरान की पूरी तस्वीर बदल दी। यह जो पहलवी का राज था उसका ईरानियों ने खुला विरोध कर दिया। 1979 की क्रांति के बाद देश की जो कमान थी वो अयतुल्लाह खमैनी के पास चली गई। आलम यह था कि खमैनी को फादर ऑफ रेवोल्यूशन का खिताब दे दिया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद वो देश के सुप्रीम लीडर बन गए। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने ईरान में अपना जो प्यादा बिठा रखा था इतने लंबे टाइम तक, उसकी वजह से पूरे देश को वेस्टर्नाइज कर दिया गया था। लेकिन खमैनी के आने के बाद देश में धर्म की तूती बोलने लगी। पश्चिमी जगत से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया। हिजाब और बुर्खा, इन्हें लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए।
पब्लिक प्लेस पे बिहेव कैसे करना है इसे लेकर भी बेहद सख्त नियम बनाए गए। खमैनी का सुप्रीम लीडर बनने के बाद डेथ टू अमेरिका सबसे बड़ा स्लोगन बन गया और अमेरिका के खिलाफ नफरत ईरान के लोगों का नंबर 1 टारगेट। इसी का नतीजा रहा कि अपने इलाके में ईरान का नंबर 1 दुश्मन बन गया इजराइल बाय डिफॉल्ट। हालांकि इजराइल हमेशा से ईरान का दुश्मन नंबर 1 नहीं था। 1948 में जब इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया तब अमेरिका को इसके जनकों में शामिल किया गया था। इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद जिन 2 मुस्लिम देशों ने इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी उनमें तुर्की के अलावा ईरान भी शामिल था। हालांकि पहलवी के सत्ता से जाने के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते दर बदर होते गए, ये तार तार हो गए। इसके बाद तो ईरान ने अपनी हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसी तमाम पपेट्स, कठपुतलियों के जरिए इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया। ईरान ने अपनी मदद से कठपुतलियों की जो फौज खड़ी की उसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बुलाया जाता है। ये इजराइल से सटे फिलिस्तीन, सीरिया, यमन और लेबनान जैसे जो तमाम देश हैं वहाँ से ऑपरेट करते हैं। हालांकि 13 अप्रैल 2024 के पहले तक ईरान ने कभी भी अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल के खिलाफ सीधा अटैक नहीं बोला था। इजराइल तो दुश्मन नंबर 1 है ही। 1979 में ईरान में जो क्रांति हुई उसके बाद ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ, ज़्यादातर देशों के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया, तार तार कर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी का आलम ऐसा है कि ईरान के लोगों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी को रेवोल्यूशन के बाद 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, घेर कर रखा था। ईरान के जो ऐसे एक्शन है उसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अमेरिका की पाबंदियां इसी एक्शन तक लिमिटेड नहीं रही। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हो या इजराइल के खिलाफ इस देश का एक्शन, अमेरिका आए दिन ईरान पर सैंक्शंस लगाता रहता है। हालांकि ईरान ने इन पाबंदियों की कभी भी परवाह नहीं की। ईरान का इकलौता फोकस इस बात पर रहा है कि अमेरिका या पश्चिम का कोई देश फिर से ईरान में तख्ता पलट मत करवा दे। ईरान की ऐसी कोशिशों का नतीजा ऐसा रहा है कि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ आए दिन ईरान कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। हिंसा की जो खबरें हैं इनसे जुड़ी वो सामने आती रहती हैं। ऐसी झड़पों के बीच 2020 वो दौर था जब अमेरिका ने ईरान का एक बहुत बड़ा जनरल जो था कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया। अमेरिका का दावा था कि सुलेमानी की जो हत्या है वो सेल्फ डिफेंस में की गई है। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अपने जनरल की हत्या के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। अमेरिका और इजराइल के ऐसे एक्शंस का बदला ईरान ने अपनी जो कठपुतलियां, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पपेट्स, उनके जरिए लेता रहा। कहा यह भी जाता है कि अपने हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे पपेट्स के सहारे ईरान ने इजराइल को घेर रखा है चारों तरफ से। इजराइल को घेरने का ये जो मामला है उसका खेल दिखा था 2023 में। तब इजराइल और हमास के बीच 4 महीनों तक युद्ध चला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तब ऐसे 170 मामलों का पता लगाया था जिसमें ईरान ने कथित तौर पर अपनी इन कठपुतलियों का इस्तेमाल किया था। ईरान के ऐसे हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। तब जवाब में अमेरिका ने बदले की खुली धमकी दी, जिसके बाद ईरान ने ऐसे हमले करने बंद कर दिए। ये सब सुनकर अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ईरान अमेरिका के रिश्ते बहुत तल्ख हैं। ऐसे में अमेरिका का हर दुश्मन ईरान का नंबर 1 दोस्त है। जैसे कि रशिया को ईरान का पक्का दोस्त माना जाता है। इस दोस्ती का नतीजा ये है कि इसी की वजह से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई कि यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है रशिया का, उसमें ईरान ने रूस जैसे मिलिट्री सुपर पावर को हथियारों से मदद की है। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो इस तरीके की हैं कि ईरान ने रूस को ढेर सारे ऐसे ड्रोन्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल रशिया जैसा मिलिट्री सुपर पावर, जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, 7000 से ऊपर न्यूक्लियर बम है, वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करते हैं। रूस की ऐसी मदद को इस तरह से देखा जाता है कि ईरान दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। हालांकि दुनिया में ईरान के ऐसे दबदबे वाले दावे की राह का रोड़ा उस इलाके में बसा इजराइल अकेला नहीं है, वो अकेला देश नहीं है। सऊदी अरब भी ईरान को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। एक तरफ जहां ईरान शिया बहुल देश है, वहीं सऊदी सुन्नी बहुल देश है। और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के नरसंहार का शिकार बने यहूदियों के लिए जो देश बना था इजराइल, वो भी ईरान की ऐसी महत्वाकांक्षा में उसका जो रास्ता, उसमें एक बड़ा रोड़ा बताया जाता है। ये जो मिडिल ईस्ट में लीडरशिप की लड़ाई है, कहा जाता है कि वो इन 3 देशों के बीच में इजराइल, सऊदी अरब और ईरान के बीच रिवॉल्व करती है।
ऊपर से सऊदी अरब प्रो अमेरिका यानी अमेरिका का सपोर्टर माना जाता है, वहीं इजराइल तो अमेरिका का ही क्रिएशन माना जाता है। ऐसे में दोनों ही देशों को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। सऊदी के साथ ईरान मुश्किल से ही सीधी लड़ाई में कभी भी पड़ा है। वहीं इजराइल के खिलाफ भी ईरान का हथियार, ईरान के जो प्रॉक्सीज जिनको बोलते हैं, पपेट्स बोलते हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वही रहा है। हालांकि अपने इतिहास में पहली बार इजराइल पर सीधा हमला करने वाले ईरान की निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका और इजराइल इस हमले का किस तरह से जवाब देते हैं। अमेरिका और इजराइल चाहे जिस भी फॉर्म में जवाब दें, पूरी आशंका है कि ईरान अपने रेजिस्टेंस का जो ये नेटवर्क उसने बना रखा है, उसके जरिए इजराइल को और अमेरिका को टारगेट करता रहेगा, वो इससे पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ज़्यादातर संगठनों को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। वहीं ईरान ने कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की कि वो किसी तरीके से ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है या इनको आदेश देता है। बावजूद इसके ईरान के ऐसे नेटवर्क ने इजराइल हमास वॉर में लगातार इजराइल को निशाना बनाना कंटिन्यूड रखा है, जारी रखा है। इतना ही नहीं है, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था, तब इजराइल सदमे में चला गया। इस देश ने कभी भी ऐसा हमला देखा नहीं था। हमास को लंबे समय से सपोर्ट करने के आरोपों से घिरे ईरान को भी इस हमले की वजह से तगड़ा झटका लगा था। हमास के इस आतंकी हमले में इजराइल में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 250 से ऊपर लोगों को किडनैप कर लिया। जिस समय आप ये स्टोरी देख रहे हैं, इसको जब रिकॉर्ड किया गया, तब किडनैप किए गए ज़्यादातर लोग हमास के कब्जे में हैं। हमास के ऐसे एक्शन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसे हमले के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हमास और इसको सपोर्ट करने के एलिगेशन से घिरा हुआ ईरान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि ईरान ने किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। इस हमले में आरोपों को खारिज करने के बाद भी ईरान ने खुले तौर पर हमास ने जो कुछ भी किया उसको जस्टिफाई कर दिया, जायज ठहरा दिया। वैसे इजराइल भी चुप नहीं बैठा। जवाबी हमले में इजराइल ने 33,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें इजराइल के अकॉर्डिंग कई सारे आतंकी भी शामिल हैं। जिस समय ये स्टोरी रिकॉर्ड हुई है, उस वक्त गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं। इजराइल एक दशक से ज्यादा से गृहयुद्ध की मार झेल रहे सीरिया पर भी हमले करता आया है और यहीं पे हुआ एक हमला ईरान के हमले की वजह बना, जो हमला उसने इजराइल पर किया। बशर अल असद के सीरिया पर ऐसे ही हमले में इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को भी टारगेट किया, ऐसा एलिगेशन है ईरान का इजराइल के ऊपर। इसमें ईरानी कमांडर समेत कई सारे लोग मारे गए। बदले की कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 13 अप्रैल 2024 को ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश कर दी। हालांकि इनमें से 99% ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उनको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मार गिराया, जिसमें कहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे देश भी शामिल थे इस ऑपरेशन में। अब बात करते हैं ईरान के इस इलाके में एक और बड़े दुश्मन सऊदी अरब की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का, वहाँ ईरान एक बड़ा शिया देश है, वहीं सऊदी अरब एक बड़ा सुन्नी मुल्क है। इजराइल की ही तरह ईरान कभी भी सऊदी अरब से सीधी भिड़ंत में नहीं उलझा, लेकिन दोनों ही अपनी कठपुतलियों के जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। यहीं आती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सेंटर में है इजराइल और ईरान और मिडिल ईस्ट। दरअसल इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से ही मुस्लिम देश जो हैं इस इलाके के, उनका कभी भी इजराइल के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा। मामला 36 के आंकड़े का रहा है। हालांकि ये भी कहते हैं कि अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जैसे कई देश इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के डायरेक्शन में निकलने लगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा जाता है कि ईरान को इस बात का डर था कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के साथ अगर इजराइल के रिश्ते सुधर गए, बेहतर हो गए, तो ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एलिगेशन है कि ईरान ने ही हमास के जरिए इजराइल पर ऐसा हमला करवाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि ईरान ने ऐसे तमाम एलिगेशंस को, आरोपों को सिरे से नकारा है। ईरान ऐसे आरोपों को भले ही नकारता आया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का जो उसका सपना है वो किसी से हिडन नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही सपने की वजह से ईरान कभी इजराइल तो कभी सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी वॉर में उलझा रहता है।
इसी तरह से उलझना सीधे सिर्फ दो देशों के बीच तक लिमिटेड नहीं रहता। दरअसल 2015 से ही यमन नाम का एक देश है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है। जो हूती विद्रोही हैं वो यमन में जो सत्ता चला रहे हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि उनको सऊदी अरब का सपोर्ट है। इस युद्ध में भी अपना दबदबा दिखाते हुए सऊदी अरब के खिलाफ ईरान जो है वो हूती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ खड़ा है। यमन के इस युद्ध में सऊदी अरब के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश भी शामिल हैं। ऐसे में इस युद्ध में ईरान का कन्फ्रंटेशन सिर्फ सऊदी अरब से नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों की पूरी ताकत के खिलाफ ईरान हूतियों के साथ खड़ा है। हालांकि हमास की तरह हूतियों के मामले में भी ईरान का कहना है कि वो उन्हें किसी तरीके के हथियारों से मदद नहीं करता। ईरान का कहना है कि वो ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे किसी भी ग्रुप को सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, आर्म्स एम्यूनिशंस नहीं देता। हालांकि राजनीतिक समर्थन की बात करना भी इसे साबित करता है कि ईरान दुनिया भर के तमाम मामलों में, तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में, तमाम बड़े वॉर्स में इन्वॉल्व रहना चाहता है। ऐसे ही दखल का एक और उदाहरण है सीरिया। आपको याद होगा कि दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में जैस्मिन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। ट्यूनीशिया की तानाशाही को इस जैस्मिन रेवोल्यूशन ने उखाड़ के फेंक दिया। धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन पूरे मिडिल ईस्ट में स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा और सीरिया तक पहुंच गया। कई देशों में अपनी छाप छोड़ने वाले इस रेवोल्यूशन के सीरिया पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि 2 जेनरेशंस से वहां तानाशाही वाली सत्ता चला रहे असद परिवार को उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन देश के तानाशाह बशर अल असद ने अपने लोगों के खिलाफ सीरिया की फौज उतार दी, टैंक्स उतार दी, मिलिट्री उतार दी। जैस्मिन रेवोल्यूशन जब सीरिया पहुंचा तो इसने गृहयुद्ध की शक्ल ले ली, सिविल वॉर की। 2011 में शुरू हुआ सीरियाई गृहयुद्ध आज तक चल रहा है। अमेरिका से लेकर पूरा पश्चिमी जगत सीरिया के असद सरकार के खिलाफ खड़ा है। वहीं रशिया के साथ जिस एक और देश का समर्थन सीरिया की असद सरकार को हासिल है, आपने सही गेस किया, वो है ईरान। हालांकि ईरान ऐसे किसी भी युद्ध को अपनी जमीन से कोसों दूर रखता है। अपनी संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी को लेकर ईरान इतना सेंसिटिव है कि जब सीरिया जैसे देश में इजराइल उसकी एम्बेसी पर हमला करता है तो बदले में ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश कर देता है। मतलब साफ है कि ईरान अपनी जमीन पर खून नहीं बहने देना चाहता, वो इसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितना सेंसिटिव है कि इस देश ने 1988 के बाद अपनी जमीन पर कोई हमला नहीं होने दिया। 1988 वो साल है जब ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए सीजफायर हुआ था। इसके बाद से ईरानी जमीन पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ। उस युद्ध के बाद संभवतः 13 अप्रैल 2024 को इजराइल पर किया गया सीधा हमला वो पहला बड़ा एग्जाम्पल है जब ईरान ने डायरेक्ट किसी बड़े देश पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश की हो, डायरेक्ट हमला किया हो, सीधा हमला किया हो। हालांकि ईरान को इस बात का पता है कि अमेरिका से इजराइल और सऊदी अरब तक से पंगा लेने की वजह से किसी न किसी दिन तो युद्ध उनके देश, उनके दरवाजे, उनके बॉर्डर तक पहुंचेगा। ऐसे में अमेरिका की लाख बंदिशों के बावजूद ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से कुछ ही कदम, चंद कदम दूर है। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे चंद देश है जिनके पास आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि ऐसे हथियार इजराइल के पास भी हैं और इन्हीं वजहों से ईरान इन हथियारों को पाने के लिए सब न्यौछावर कर रहा है और इनसे महज कुछ ही कदम दूर बताया जाता है। ये जो न्यूक्लियर हथियार है उनको पाने की ईरान की जो बेताबी है उसको एक्सपर्ट्स कई तरीके से डिकोड करते हैं। जैसे एक बात ये कही जाती है कि ईरान का मानना है कि अगर वो एक बार, बस एक बार न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो कोई भी उस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। इसके बाद ईरान दुनिया भर में अपने कद को और बड़ा करने के डायरेक्शन में बढ़ने में सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि दुनिया का दादा यानी अंकल सैम यानी अमेरिका, इसने कसम खा रखी है कि वो किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा, नहीं बनाने देगा। और अब बात आती है यहाँ पे ईरान और भारत के रिश्तों की। तो जाते जाते आपको बता दें कि भारत के साथ सदा से ईरान के बहुत शानदार रिश्ते रहे हैं। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, इस पर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, तो अगली स्टोरी में तसल्ली से आपको बताएंगे कि ईरान और भारत के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, उनका जो वर्तमान है वो कैसा है। कमेंट करके आप
इस स्टोरी में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा। कोई कमी रह गई हो तो उसको प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।